नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 7 सुंदरलाल पढ़ेंगे। बच्चों, सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। तो बच्चों, ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है। जब सुंदरलाल आपकी तरह छोटा बच्चा था, आपकी तरह 6th क्लास में छठी कक्षा में पढ़ता था, तब से ही उसे रुचि थी पेड़ पौधे लगाने की। वह सारे छोटे छोटे बीज फल इकट्ठे करता था, उनमें से बीज निकालता था और उसे बो देता था, और जब वो छोटे छोटे पौधे बन जाते थे तो उन्हें लगा देता था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। जागृत अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें सब बातों का ज्ञान हो। उन सबको ऐसे तैयार किया कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, हमें इन्हें क्यों लगाना चाहिए, इनकी रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि बच्चों, जिस प्रकार हमारे माता पिता किसी भी दुख या कष्ट को हमारे तक नहीं पहुंचने देते, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे भी, चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, चाहे धूल हो, पहले अपने ऊपर लेते हैं और उसके बाद कुछ बचती है तो हमारे ऊपर आती है, नहीं तो हम सुरक्षित रह जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। ना मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। तो जब भी कोई व्यक्ति वृक्ष काट रहा होता था तो सुंदरलाल को इतना कष्ट होता कि उसे लगता मानो ये कुल्हाड़ी पेड़ पर नहीं, उसके अपने अंगों पर चल रही है। तो वह उन्हें समझाता था कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते हुए देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा, पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। तो बच्चों, जब सुंदरलाल ने बस से उतरकर उन मजदूरों से बात करने की कोशिश की, उन लोगों से बात की, तो उसे पता चला कि ये तो कंपनी के मजदूर हैं, ये पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते। अगर वो पेड़ काटना बंद करेंगे तो उन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें
इन पेड़ों को काटने के लिए पैसा दिया जा रहा था। तो यह सुनकर सुंदरलाल को बहुत ठेस पहुंची कि इतने बड़े स्तर पर ऐसी किस प्रकार की कंपनी है कि इतने बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा जा रहा है। सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। तो बच्चों, इसमें सुंदरलाल ने अनाथ सब लोगों को इसलिए कहा क्योंकि वह पेड़ पौधों को अपने माता पिता के समान ही दर्जा देता था। और पेड़ पौधों को कटने के भयंकर परिणाम इसलिए दिखाई देने लगे क्योंकि पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, वर्षा और फल फूल, पशुओं को चारा इत्यादि हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। यदि पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हमारी धरती बंजर हो जाएगी। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आत्मग्लानि अर्थात अपने आप में खेद, दुख होना कि क्योंकि वह उन मजदूरों को नहीं रोक पाया था पेड़ काटने से। वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। आमंत्रित करना अर्थात बुलाना, उन्हें निमंत्रण दिया कि आप भी आइए, हमने एक सभा रखी है। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी, अर्थात उसकी आंखों से आंसू आ गए कि देखिए पेड़ों की कटाई किस तरह से हो रही है। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियां मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। तो बच्चों, पहले जब वह बच्चा था तब तो वह सिर्फ पेड़ों से प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जब उसने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, पास कर ली, तो उसे पेड़ों के वैज्ञानिक महत्व का भी पता चला, वैज्ञानिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिली। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें शुद्ध हवा मिलती है और ये एनवायरनमेंट में जितने हवा को साफ करते हैं पेड़, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और ये वर्षा को लाने में भी सहायक होते हैं, हमारी मिट्टी को बहने से रोकते हैं। तो इस तरह की कई बातें और भी उन्हें पता चली और जिससे फिर पेड़ों के प्रति उसका लगाव और भी बढ़ गया। वह समझ गया था ये नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। अंधाधुंध अर्थात बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा, जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी, मतलब बिना सोचे समझे जो काटे जा रहे थे, पेड़ों को काटे रहे थे, उसके जो परिणाम थे उसके कारण वह बहुत चिंतित था। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहां से आएगा। आयात बच्चों अर्थात आया हुआ, जो हम बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं उसे हम कहते हैं आयात। और यदि हम किसी चीज को बाहर भेजते हैं, बाहर के देशों में भेजते हैं, तो उसे कहते हैं निर्यात। आने वाली चीज को आयात और जाने वाली को निर्यात कहते हैं। तो सुंदरलाल की चिंता जायज थी कि लोगों के पास धन नहीं होगा, वो कहाँ से अनाज मंगवाएंगे, और यदि हमारे देश में सूखा पड़ गया तो हमारे देश में अकाल की स्थिति आ जाएगी और किसी के पास न तो धन होगा, न ही अन्न होगा और न ही हमारे लोग अच्छे से खाना खा पाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास अन्न और धन नहीं होगा तो लोग बीमार पड़ेंगे। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे।
सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ कर दी, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। लोगों को सचेत किया, सचेत अर्थात उन्हें सावधान किया कि यदि सारे पेड़ कट गए तो हमारे सिर पर कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे, तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। तरु अर्थात पेड़, तो तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान अर्थात वृक्षों की रक्षा करना और वृक्ष लगाना, ऐसे संस्थान का उसने गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगें तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो बच्चों, आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा चिपको आंदोलन। तो ये और आप चित्र में भी देख सकते हैं कि लोग किस तरह से वृक्षों के पास खड़े हैं और वृक्षों को घेर करके खड़े हैं, ताकि कोई भी कंपनी मजदूर आएगा या कोई भी व्यक्ति वृक्ष काटना चाहेगा तो वह कुल्हाड़ी इस व्यक्ति पर लगेगी, तो कोई भी किसी व्यक्ति पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। बच्चों, पाठ सुंदरलाल उस महान पर्यावरणविद की कहानी है जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके लिए उन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1984 में उन्हें राष्ट्र एकता पुरस्कार प्रदान किया गया तथा 2009 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्हें छोटी उम्र से ही पेड़ पौधों के प्रति लगाव था और पेड़ पौधों को बहुत प्यार करते थे। तो बच्चों, हमें भी उनकी तरह ही पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है, क्योंकि आप सारे भी साइंस भी पढ़ते हैं, तो हम सबको पता है कि यदि हम पेड़ों को इस तरह से काटेंगे तो हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात बच्चों, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी यह विशेषता है कि वे परोपकार करते हैं, दूसरों को देते हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह बनना चाहिए कि हमें भी दूसरों को देना चाहिए, दूसरों के हित के लिए हमें भी कार्य करने चाहिए। धन्यवाद बच्चों।